साल था 1998 का और तारीख थी 1 नवंबर। दुनिया गूगल नाम की एक नई कंपनी के बारे में सुन रही थी। उसी वक्त चिली के एक छोटे से शहर पंटा अरेनास में एक आदमी अपनी जूतों के फीते कस रहा था। उसने तय किया कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, लेकिन शर्त एक जरूर थी। शर्त कि वो कभी किसी गाड़ी, ट्रेन, प्लेन या नाव का इस्तेमाल नहीं करेगा। जहां भी जाएगा सिर्फ अपने पैरों के दम पर। आज 2026 है, 28 साल बीत चुके हैं इस बात को। वो आदमी अब भी चल रहा है। क्या कोई इंसान लगातार 28 साल तक सिर्फ पैदल चल सकता है? क्या मुमकिन है कि आप जमी हुई समंदर की लहरों पर चलकर अमेरिका से पैदल पैदल रूस पहुंच जाएं? और अगर बीच रास्ते में कोई समंदर आ जाए जिसे पार करना नामुमकिन हो, तो क्या आप उसे तैरकर पार करेंगे? ये कहानी है कार्ल बुशबी की। ये कहानी है असंभव को संभव कर दिखाने की। एक यात्रा की 58,000 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता जिसमें जेल है, जंग है, कड़ाके की ठंड है और कभी न खत्म होने वाला जज्बा है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव, जिसमें आज जानेंगे दुनिया के सबसे लंबे पैदल सफर और इसे मुमकिन बनाने वाले कार्ल बुशबी की कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से, जब कार्ल बुशबी रूस की सरहदों पर पहुंचे थे। तारीख थी 17 मार्च साल 2006 का। अलास्का की सरहद खत्म हो चुकी थी। सामने था बेरिंग स्ट्रेट, वो समुद्री हिस्सा जो अमेरिका को रूस से अलग करता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। समंदर का पानी जम जाता है, लेकिन वो किसी स्थिर सड़क की तरह नहीं होता। ये बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें होती हैं जो पानी की लहरों के साथ लगातार तैर रही होती हैं। कार्ल बुशबी के सामने 85 किलोमीटर का वो रास्ता था जिसे आज तक किसी इंसान ने पैदल पार नहीं किया था। उनके साथ थे उनके साथी एडवेंचरर दमित्री कीफर। नियम सख्त था, अगर वो एक नाव भी ले लेते तो उनका सफर वहीं खत्म हो जाता। कार्ल को पैदल ही चलना था। उन्होंने अपनी 200 किलो की ट्रॉली को बर्फ पर घसीटना शुरू किया। ये कोई सामान्य पैदल यात्रा नहीं थी। बर्फ की ये चादरें कभी भी फट सकती थी। नीचे आर्कटिक का वो पानी था जिसमें गिरने के बाद इंसान के पास बचने के लिए बामुश्किल 120 सेकंड होते हैं। सफर के 8वें दिन की रात थी। दोनों एक छोटे से टेंट में सो रहे थे। बाहर हाड़ कपाने वाली हवाएं चल रही थीं। अचानक एक भारी आवाज आई, बर्फ पर किसी के चलने की आहट। कार्ल की नींद खुली। उन्हें महसूस हुआ कि टेंट के ठीक बाहर कोई खड़ा है। टेंट का कपड़ा इतना पतला था कि बाहर मौजूद उस शिकारी की सांसों की गर्माहट अंदर महसूस की जा सकती थी। ये एक पोलर बियर था। टेंट के अंदर सन्नाटा पसर गया। एक गलती और खेल खत्म। भालू ने टेंट के कपड़े पर अपना भारी पंजा मारा। कार्ल के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक फ्लेयर गन थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई, टेंट का जिप थोड़ा सा खोला और सीधा भालू की तरफ एक हवाई फायर किया। तेज रोशनी और धमाके की आवाज से भालू घबरा गया और बर्फ की परतों के बीच ओझल हो गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कार्ल बताते हैं कि जिस बर्फ पर वो रात को सोए थे, सुबह उठने पर पता चला कि समुद्री लहरें उस बर्फ की चादर को बहाकर 10 किलोमीटर पीछे ले गई हैं। यानी दिन भर की पूरी मेहनत बेकार। पैर फ्रॉस्ट बाइट की वजह से काले पड़ रहे थे। खाना लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन 15 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें रूस की जमीन दिख गई। गांव था लावरेंटिया। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई इंसान अमेरिका से रूस पैदल चलकर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही कार्ल ने रूसी मिट्टी पर कदम रखा, उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि मशीन गनों से हुआ। रूस के बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। उनके पास रूस में घुसने का कोई वैलिड एंट्री पॉइंट नहीं था। वो किसी एयरपोर्ट से नहीं आए थे, वो समुद्र चलकर आए थे। कार्ल और दमित्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जासूसी और अवैध तरीके से सीमा पार करने का आरोप लगा। मास्को से लेकर लंदन तक फोन घनघनाने लगे। मामला एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया। रूसी सरकार ने फैसला सुनाया, कार्ल बुशबी को तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा।
डिपोर्ट होने का मतलब था मिशन का परमानेंट अंत, क्योंकि कार्ल का सपना एक अटूट नियम था जो उन्होंने आज से 8 साल पहले बनाया था। ये वो नियम था जिसने उन्हें अलास्का की इस बर्फ तक पहुंचाया था और अब यही नियम उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। इस नियम की बुनियाद पड़ी थी 1998 में पंटा अरेनास के एक ठंडे गैराज में। चिली का एक शहर है पुंटा एरेनास, चिली का वो आखिरी सिरा जहां से दुनिया खत्म होती है और अंटार्कटिका की बर्फीली हवाएं दस्तक देती हैं। साल 1998 के उस ठंडे गैराज में कार्ल बुश भी कोई एडवेंचर प्लान नहीं कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी को एक मकसद दे रहे थे। 27 साल की उम्र, ब्रिटिश पैराशूट रेजिमेंट की 11 साल की नौकरी का अंत, पत्नी से तलाक और एक 7 साल का बेटा जिससे वो दूर हो चुके थे। कार्ल एक ऐसे मानसिक भंवर में थे जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, कुछ ऐसा करना जो आज तक किसी इंसान ने न किया हो। 1 नवंबर 1998 को कार्ल ने जब अपनी यात्रा शुरू की तो उनकी जेब में कुल जमा 800 पौंड थे, यानी करीब 85,000 रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से। आज के समय में इस रकम में एक इंटरनेशनल वेकेशन भी मुश्किल है, लेकिन कार्ल इसी के साथ 58,000 किलोमीटर का सफर तय करने निकल पड़े थे। सफर का सबसे अहम हिस्सा था उनकी ट्रॉली, जिसे उन्होंने नाम दिया था द बीस्ट। ये 2 पहियों वाला एक कस्टमाइज्ड ट्रॉलर था। इसमें कार्ल का टेंट, सैटेलाइट फोन, एक लैपटॉप और थोड़ा बहुत सूखा खाना रहता था। पूरी तरह लोड होने पर इस बीस्ट का वजन 200 किलो तक पहुंच जाता था। कार्ल को इसी वजन को घसीटते हुए पूरी दुनिया नापनी थी, लेकिन वजन से ज्यादा भारी था उनका नियम, अनब्रोकन फुटपाथ। नियम कहता था कि कार्ल जहां भी जाएंगे सिर्फ पैदल जाएंगे। अगर उन्हें किसी इमरजेंसी या स्पॉन्सरशिप इवेंट के लिए अपना रास्ता छोड़कर कहीं उड़ना पड़ा तो उन्हें वापस उसी ठीक जीपीएस लोकेशन पर लौट आना होगा जहां से उन्होंने आखिरी कदम रखा था। वो किसी भी मशीन पर सवार होकर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। बिना किसी मशीन के कार्ल ने चिली के रेगिस्तानों को पार किया, इंडीज के उन पहाड़ों पर चढ़ाई की जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। 2001 तक वो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी सिरे पर पहुंचे। सामने था डोरियन गैप। नक्शे पर गौर कीजिए, पूरे अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने वाली पैन अमेरिकन हाईवे करीब 30,000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इस हाईवे में एक 160 किलोमीटर का ब्रेक है। यही डोरियन गैप है। यहां न सड़क है न कानून, सिर्फ दलदल, जहरीले सांप और कोलंबियाई विद्रोही गुटों का राज है। कार्ल जब यहां पहुंचे तो जंगल के अंदर कार्ल को कुछ नकाबपोश लड़ाकों ने रोक लिया। ये कोलंबिया के गोरिल्ला विद्रोही थे। कार्ल को कई दिनों तक हिरासत में रखा गया, उनसे कड़ी पूछताछ हुई, उन्हें जासूस समझा गया, मौत सिर पर थी। लेकिन कार्ल का ध्यान अपनी जान से ज्यादा अपनी ट्रॉली और अपने नियम पर था। लड़ाकों को लगा कि ये कोई जासूस नहीं बल्कि एक पागल मुसाफिर है और उन्होंने उसे जाने दिया। मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। जंगल से बाहर निकलते ही पनामा की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वजह उनके पासपोर्ट पर एंट्री स्टैंप ना होना। वो किसी चेक पोस्ट से नहीं बल्कि घने जंगलों से पैदल आए थे। कार्ल को कुछ दिन पनामा की जेल में भी बिताना पड़ा। उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कई हफ्तों तक मजदूरी की ताकि अगले कुछ किलोमीटर का खाना और पानी जुटा सकें। पनामा से मेक्सिको और फिर अमेरिका कार्ल रोज 30 किलोमीटर चलते हैं। 8 साल में उन्होंने 27,000 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लेकिन जैसे ही वो अलास्का की आखिरी सीमा पर पहुंचे, उनके सामने वो सफेद मौत खड़ी थी जिसके बारे में हमने शुरुआत में बताया था, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट को पार करना तो एक शारीरिक चुनौती थी, लेकिन असली सिरदर्द शुरू होने वाला था रूस की सरहद पर। यहां का वीजा सिस्टम किसी भी दलदल से ज्यादा गहरा और पेचीदा था, जिसने कार्ल के इस सफर को 10 साल के रूसी वनवास में बदल दिया। कार्ल बुश भी जब रूस पहुंचे तो यहां उन्हें पकड़ लिया गया। वीजा नियमों के चलते ये कुछ हुआ। मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया कि कार्ल पर रूस आने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग के नियमों का उल्लंघन किया। अगर कार्ल को डिपोर्ट किया जाता तो वो दोबारा कभी उस जगह पर नहीं लौट पाते जहां उन्होंने आखिरी कदम रखा था। उनका अनब्रोकन फुटपाथ का सपना यहीं टूट जाता। लेकिन यहां एंट्री हुई एक रसूखदार नाम की, रोमन अब्रामोविच। उस वक्त अब्रामोविच रूस के चुकोटका रीजन के गवर्नर थे और मशहूर चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक भी।
जब उन्हें कार्ल की इस जिद के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया। रूसी विदेश मंत्रालय और डिप्लोमेटिक चैनल्स के बीच लंबी खींचतान चली और आखिरकार कार्ल का बैन हटा लिया गया, लेकिन एक नई और ज्यादा थका देने वाली शर्त रख दी गई। शर्त यह थी कि कार्ल को सिर्फ 90 दिनों का वीजा मिलेगा। हर 90 दिन बाद उन्हें रूस छोड़कर जाना होगा और अगले 90 दिन बाहर बिताने के बाद ही वो दोबारा एंट्री कर पाएंगे। कार्ल हर 90 दिनों के बाद बाहर जाते हैं, वीजा रिन्यू करते हैं और दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहां पिछली बार छोड़ रखा था। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। सफर की रफ्तार धीमी थी, लेकिन कार्ल रुके नहीं। इस बीच 2012 में एक ऐसी खबर आई जिसने कार्ल के पैरों तले जमीन खिसका दी। रूसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उन पर एक बार फिर से 5 साल का बैन लगा दिया। इस बार आरोप था कि उन्होंने वीजा नियमों का तकनीकी रूप से उल्लंघन किया है। कार्ल के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। 14 साल से वो सड़क पर थे, करीब 30,000 किलोमीटर पैदल चल चुके थे और अब रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। इंग्लैंड पहुंचने के लिए रूस को पार करना अनिवार्य था। कोई दूसरा रास्ता उनके अनब्रोकन फुटपाथ के नियम में फिट नहीं बैठता था। कार्ल हार मानने वालों में से नहीं थे। वो मेक्सिको चले गए और वहां से उन्होंने एक नया दांव खेला। उन्होंने लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन डीसी तक पैदल चलने का फैसला किया। यह करीब 5,000 किलोमीटर का सफर था। उनका मकसद था वॉशिंगटन में रूसी दूतावास तक पहुंचना। आगे इस सफर की कहानी से पहले ये जान लेते हैं कि लंबे सफर में कार्ल अपना खर्च कैसे चलाते थे और वो खाते क्या थे। शुरुआत में कार्ल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने मात्र 800 पाउंड यानी करीब 85,000 रुपए से सफर शुरू किया। रास्ते में पैसे खत्म होने पर वो छोटे मोटे काम करते हैं, कभी किसी के गैराज में मजदूरी करते हैं तो कभी खेतों में हाथ बटाते हैं। बाद में उनकी कहानी मशहूर हुई तो कोलंबिया स्पोर्ट्स वियर जैसे ब्रांड्स ने उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू किया। उन्होंने अपनी किताब जायंट स्टेप्स भी लिखी, जिससे उन्हें कुछ रॉयल्टी भी मिली। खाने की बात करें तो कार्ल को हर दिन करीब 4,000 से 6,000 कैलोरी की जरूरत होती थी। साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में वो डिहाइड्रेटेड फूड और हाई फैट डाइट लेते थे ताकि शरीर का तापमान बना रहे। वो अक्सर हफ्तों तक सिर्फ पास्ता और डिब्बा बंद ट्यूना यही खाकर जिंदा रहे। बहरहाल सफर पर अमेरिका में उनके मार्च और बढ़ते दबाव के बाद रूसी सरकार ने फिर से रास्ता खोल दिया। कार्ल वापस उसी जीपीएस लोकेशन पर लौटे और साइबेरिया का सफर शुरू किया। रूस का यह हिस्सा फार ईस्ट में है, दुनिया की सबसे निर्दयी जगहों में से एक। कार्ल को रोड ऑफ बोन्स से होकर गुजरना था। ये वही रास्ता है जिसे स्टालिन के दौर में कैदियों ने बनाया था और कहा जाता है कि इस सड़क के हर मीटर के नीचे एक इंसान की लाश दफन है। तापमान कितना? -50 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में पसीना भी जानलेवा बन जाता है। अगर चलते वक्त आपके कपड़े पसीने से भीग गए और आपने रुकने की गलती की तो वो पसीना बर्फ बन जाएगा और आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। कार्ल बताते हैं कि कई बार उनकी पलकें आपस में जम जाती थीं। उन्हें अपनी दाढ़ी पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए घंटों टेंट के अंदर बैठना पड़ता था। रूस में कार्ल की सबसे बड़ी ताकत बने वहां के आम लोग। साइबेरिया के छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोग जिनके पास खुद खाने को बहुत कम था, उन्होंने इस अजनबी अंग्रेज को पनाह दी। उन्हें चाय और सूप खिलाया गया। 2017 आते आते कार्ल ने रूस का करीब 10,000 किलोमीटर का हिस्सा पार कर लिया था। वो मंगोलिया की सरहद तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी दुनिया का भूगोल और राजनीति एक बार फिर से बदल गई। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने लगा। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। कार्ल का वीजा एक बार फिर अधर में लटक गया। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपना मिशन छोड़ दें या फिर रूस का रूट बदलकर किसी ऐसे रास्ते पर निकले जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो। कार्ल ने दूसरा रास्ता चुना, वो रास्ता जो उन्हें ले जाने वाला था मध्य एशिया के रेगिस्तानों और दुनिया के सबसे बड़े इनलैंड वाटर बॉडी की तरफ, माने कैस्पियन सी की तरफ। लेकिन यहां एक और समस्या थी। कैस्पियन सागर को पार करने के लिए कोई पुल नहीं था और कार्ल का नियम था नो ट्रांसपोर्ट। अगर वो नाव नहीं ले सकते थे तो 300 किलोमीटर का ये समंदर कैसे पार होता? जवाब था तैराकी। अगस्त 2024 कजाकिस्तान का शहर अक्ताउ। कार्ल बुशबी की उम्र अब 55 हो चुकी थी। ये वो उम्र है जब लोग रिटायरमेंट और आराम की सोचते हैं, लेकिन कार्ल एक ऐसे समंदर के किनारे खड़े थे जो उनके और उनकी मंजिल के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। कैस्पियन सागर था ये दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है।
रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उत्तर का रास्ता बंद था। कार्ल के पास केवल एक ही विकल्प था, कजाकिस्तान से अजरबैजान पहुंचना। समस्या ये थी कि कजाकिस्तान से अजरबैजान जाने के लिए नाव या जहाज का सहारा लेना पड़ता, लेकिन कार्ल का नियम पत्थर की लकीर था, अनब्रोकन फुटपाथ। अगर वो नाव लेते तो 26 साल का संघर्ष एक पल में मिट्टी में मिल जाता। कार्ल ने वो फैसला किया जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। उन्होंने तय किया कि वो इस 300 किलोमीटर चौड़े समंदर को तैरकर पार करेंगे। कार्ल इस मिशन में अकेले नहीं थे, उनके साथ थी अमेरिकी एडवेंचरर एंजेला मैक्सवेल। एंजेला खुद एक वॉकिंग लीजेंड हैं, जिन्होंने 7 साल तक अकेले दुनिया की पैदल यात्रा की थी। लेकिन तैरना ये दोनों के लिए एक नया और घातक अनुभव होने वाला था। अगस्त के महीने में कैस्पियन सागर पर पानी दिखने में शांत लगता है, लेकिन इसकी गहराई में छिपी लहरें और करंट्स किसी भी इंसान को थका देने के लिए काफी हैं। कार्ल और एंजेला ने अक्ताऊ के तट से पानी में छलांग लगाई। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उनके पास एक सपोर्ट बोट थी जो सुरक्षा के लिए उनके साथ चल रही थी, लेकिन नियम के मुताबिक वो उस नाव पर चढ़ नहीं सकते थे। उन्हें सिर्फ पानी में रहकर हाथ पैर मारने थे। खाना और पानी भी उन्हें तैरते हुए ही लेना पड़ता था। सफर शुरू हुआ। रोज 10 से 12 घंटे की तैराकी हुई। पानी का तापमान और नमक उनकी त्वचा को जला रहे थे। कार्ल बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके कंधे और हाथ जवाब देने लगे थे। 300 किलोमीटर की दूरी छोटी नहीं होती, ये इंग्लिश चैनल को 9 बार पार करने के बराबर था। सफर के बीच में कई बार मौसम बिगड़ा, ऊंची लहरों ने उन्हें उनके रास्ते से भटकाने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा आया जब एंजेला और कार्ल दोनों बुरी तरह थक चुके थे। डिहाइड्रेशन और थकान की वजह से उनके दिमाग पर कोहरा छाने लगा था, लेकिन कार्ल को याद थी 1998 की वही कसम। एक महीने के कड़े संघर्ष के बाद 21 सितंबर 2024 का वो पल आया जिसने इतिहास रच दिया। कार्ल बुशबी और एंजेला मैक्सवेल अजरबैजान के तट पर पहुंचे। उन्होंने 300 किलोमीटर का सफर तैर कर पूरा किया। जैसे ही कार्ल ने अजरबैजान की मिट्टी पर कदम रखा, उनकी आंखों में आंसू थे। 26 साल बाद वो यूरोप की दहलीज पर खड़े थे। रूस की जेल, डारियन गैप का दलदल और बेरिंग स्ट्रीट की बर्फ सब पीछे छूट चुका था। अजरबैजान से उनका सफर तुर्की की तरफ बढ़ा। अब उनके सामने वो आखिरी महाद्वीप था जो उन्हें उनके घर तक ले जाने वाला था। लेकिन 28 साल की इस यात्रा ने कार्ल के शरीर और दिमाग पर जो निशान छोड़े थे, वो किसी भी जख्म से ज्यादा गहरे थे। अब सवाल केवल चलने का नहीं था, सवाल था उनकी वापसी का, जिसके लिए कार्ल ने अपनी आधी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। जनवरी 2026, यूरोप की सर्द हवाएं और कार्ल बुशबी के जूतों की वो चिर परिचित सी आवाज। 28 साल पहले चिली से शुरू हुआ ये सफर अब अपने आखिरी 2000 किलोमीटर के दायरे में है। कार्ल इस वक्त मध्य यूरोप के रास्तों को पार करते हुए फ्रांस की ओर बढ़ रहे हैं। 56 साल की उम्र में उनका शरीर अब एक चलते फिरते म्यूजियम जैसा है, जहां हर निशान एक कहानी कहता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर हल के करीब पहुंच रहे हैं, उनके सामने वो आखिरी और सबसे बड़ी बाधा खड़ी है जिसने इस पूरे मिशन को खतरे में डाल दिया है। क्या? इंग्लिश चैनल। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 33 किलोमीटर का ये समुद्री हिस्सा कार्ल के अनब्रोकन फुटपाथ के नियम के लिए सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है। यहाँ कोई पुल नहीं है, चैनल टनल है जो दोनों देशों को जोड़ती है। वहाँ पैदल चलना गैर कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से नामुमकिन है। कार्ल ने ब्रिटिश और फ्रेंच अथॉरिटीज से कई बार अपील की कि उन्हें सर्विस टनल में पैदल चलने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी अनब्रोकन पैदल यात्रा का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। लेकिन अब तक प्रशासन ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर कार्ल को पैदल चलने की इजाजत नहीं मिलती तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, तैरना। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। इंग्लिश चैनल का पानी कैस्पियन सागर से कहीं ज्यादा ठंडा और वहाँ की लहरें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। साथ ही कार्ल का नियम कहता है कि वो किसी भी मैकेनिकल मशीन का सहारा नहीं ले सकते। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्ल एक ऐसे पैडल पावर्ड प्लेटफॉर्म पर विचार कर रहे हैं जिसे वो अपने पैरों की ताकत से चला सकें, ताकि तकनीकी रूप से वो पैदल ही रहें। इस वक्त दुनिया भर के एडवेंचरर्स की नजर फ्रांस के तट पर टिकी है। कार्ल का लक्ष्य है कि सितंबर 2026 तक वो इंग्लैंड के डोवर तट तक पहुंच जाएं। इस 28 साल की यात्रा ने कार्ल से बहुत कुछ छीना भी है। जब उन्होंने घर छोड़ा था तब उनका बेटा एडम सिर्फ 7 साल का था। आज एडम 35 साल के हैं। कार्ल ने अपने बेटे का बचपन, जवानी और उसकी जिंदगी के सबसे अहम पल सिर्फ फोन कॉल और चिट्ठियों के जरिए बिताए हैं।
कार्ल के पिता, जो कभी ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में थे, अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और अपने बेटे की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कार्ल बुश भी 30 साल बाद अपने घर की दहलीज पर कदम रख पाएंगे? क्या इंग्लिश चैनल की वो 33 किलोमीटर की दूरी उनके 58,000 किलोमीटर के रिकॉर्ड को अधूरा छोड़ देगी? आज 2026 की इस धुंध भरी सुबह में कार्ल बुश भी एक ही बात कहते हैं, मंजिल अब दिखने लगी है लेकिन रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। यह सफर सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए नहीं है, ये एक इंसान के उस मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है जो कहती है कि अगर आप रुकेंगे नहीं तो दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन आपका रास्ता नहीं। वैसे आप कार्ल बुशबी की इस कहानी पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके लिए इस कहानी को लिखा हमारे साथी कमल ने, मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबर गांव।